वंस अगेन वेलकम टू ह्यूमैनिटीज़ हाई। मेरे साथ आप क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं फॉर योर बोर्ड एग्जाम और कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स एनसीईआरटी लाइन टू लाइन कंप्लीट करने के बाद इंडियन पॉलिटिक्स स्टार्ट की है और जिसमें अब हमारा चैप्टर इंडियाज़ एक्सटर्नल रिलेशंस चल रहा है, जिसके 4 पार्ट्स हम कर चुके हैं और उन 4 पार्ट्स में हमने इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट, नैम का टॉपिक, नेहरूज रोल, ये सारे टॉपिक्स कवर करे हैं। इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट कवर करा है और इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट कवर करा है, जिसमें हमने 1965 की वॉर कंप्लीट कर ली है। आज हम करेंगे बांग्लादेश वॉर 1971 और कारगिल वॉर 1999। इस क्लास में हम ये दोनों टॉपिक कवर करेंगे। मैं फिर से कह रही हूँ, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का जो कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया चैप्टर है उसमें बांग्लादेश वॉर 1971 ये एक पार्ट में बिल्कुल डिटेल में कराया है। तो जब आप ये वाला टॉपिक करेंगे तो कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया का वो वाला पार्ट भी आप ज़रूर देखिएगा, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो जब पार्टीशन हुआ था इंडिया का, तो जो मुस्लिम मेजॉरिटी वाला एरिया है वो पाकिस्तान को दिया गया और हिंदू मेजॉरिटी वाला एरिया इंडिया को दिया गया। लेकिन ईस्ट पाकिस्तान की जो जनता थी वो मुस्लिम तो थी, लेकिन उनकी जो लैंग्वेज थी वो बंगाली थी। तो जो वेस्ट पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट थी या यहाँ के जो लीडर्स थे वो ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को एज अ सेकेंड क्लास सिटीजन ट्रीट करते थे, ठीक है, या इन पे उर्दू लैंग्वेज को ज़बरदस्ती इम्पोज किया जा रहा था इन पे। तो इस बेस पे इनको डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा और इसके लिए यहाँ के लोग जो थे वो मूवमेंट भी कर रहे थे, इसके खिलाफ आवाज़ भी उठा रहे थे। बट कंटिन्यू जो वेस्ट पाकिस्तान के जो लीडर्स हैं, जो गवर्नमेंट हैं, इन लोगों को डिस्क्रिमिनेट करती रही और इसका ये जो डिस्क्रिमिनेशन होते होते एक लिबरेशन मूवमेंट में कन्वर्ट हो गया और 1971 में बांग्लादेश का जन्म हुआ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है यही है कि किस तरीके से एक नए देश का जन्म हुआ। एक कंट्री, ये एक देश है, ये दोनों एक ही देश है और इसके कितने सारे लोग, कितनी ज़्यादा जनसंख्या में अपना घर बार छोड़कर इंडिया में एंटर कर रहे हैं और इंडिया पे इकोनॉमिक प्रेशर पड़ रहा है, उनको फूड और शेल्टर प्रोवाइड करवाना पड़ रहा है। और ये एक ही कंट्री थी पर सेंटर में क्या था? इंडिया, 1600 किलोमीटर की डिस्टेंस पे। और ईस्ट पाकिस्तान में जो बंगाली लोग थे वो अपनी ही लैंग्वेज के बोलने पर मारे जा रहे थे। लैंग्वेज को लेकर डिस्क्रिमिनेशन था। वेस्ट पाकिस्तान की तरफ से मिलिट्री ऑपरेशन हो रहे थे और उधर से लोग अपनी जान बचाकर इंडिया में एंटर कर रहे थे। तो रिफ्यूजी क्राइसिस, क्या 3 पॉइंट्स बताए मैंने? लैंग्वेज डिस्क्रिमिनेशन, वो इंडिया में एंटर क्यों कर रहे हैं? लैंग्वेज डिस्क्रिमिनेशन, वेस्ट पाकिस्तान की तरफ से मिलिट्री ऑपरेशन और रिफ्यूजी क्राइसिस। तो स्टार्ट करते हैं कि कैसे ये क्राइसिस एक हिस्टोरिक वॉर में कन्वर्ट हुई और बांग्लादेश का जन्म हुआ। एनसीईआरटी लाइन टू लाइन करेंगे। जो भी मैंने लाइंस ली हैं वो एनसीईआरटी से ली हैं। बिगनिंग इन 1970 पाकिस्तान फेस्ड इट्स बिगेस्ट इंटरनल क्राइसिस। इंटरनल क्राइसिस के पीछे रीजन क्या था? द कंट्रीज फर्स्ट जनरल इलेक्शन प्रोड्यूस्ड अ स्प्लिट वर्डिक्ट। जुल्फिकार अली भुट्टो पार्टी emerged a winner in West Pakistan, while the Awami League led by Sheikh Mujibur Rahman swept through East Pakistan. वेस्ट पाकिस्तान में कौन जीता? जुल्फिकार अली भुट्टो की पार्टी जीती और ईस्ट पाकिस्तान में अवामी लीग की पार्टी लेड बाय शेख मुजीबुर रहमान। और ये जो पार्टी थी ये लैंग्वेज के डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट इस पार्टी ने आवाज़ उठाई थी और इसलिए ईस्ट पाकिस्तान की जनता ने अवामी लीग को सपोर्ट किया था। और इनकी कुछ डिमांड थी कि लैंग्वेज के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन ना हो, एज अ सेकंड क्लास सिटीजन की तरह हमें ट्रीट ना किया जाए। और इन्हीं सब बातों को लेकर अवामी लीग पार्टी बनी थी। बट जो वेस्ट पाकिस्तान के जो रूलर थे जुल्फिकार अली भुट्टो, उन्होंने इस पार्टी के वर्डिक्ट को, जनता के वर्डिक्ट को एक्सेप्ट नहीं किया। द बंगाली पॉपुलेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान हैड वोटेड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट ईयर्स ऑफ बीइंग ट्रीटेड एज सेकंड क्लास सिटीजन बाय द रूलर्स बेस्ड इन वेस्ट पाकिस्तान। और ईस्ट पाकिस्तान की जनता ने अवामी लीग को जिताया शेख मुजीबुर रहमान को वोट देकर। क्यों? क्योंकि वो बहुत सालों से प्रोटेस्ट कर रहे थे। किसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे? क्यों? क्योंकि उनको लैंग्वेज के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ रहा था और सेकंड क्लास सिटीजन की तरह उन्हें ट्रीट किया जा रहा था। द पाकिस्तानी रूलर्स वर नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट द डेमोक्रेटिक वर्डिक्ट। लेकिन जो वेस्ट पाकिस्तान के रूलर थे उन्होंने इस वर्डिक्ट को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया। एंड नॉर वर दे रेडी टू एक्सेप्ट द अवामी लीग डिमांड फॉर अ फेडरेशन। और ना ही उन्होंने अवामी लीग की जो डिमांड थी उसको एक्सेप्ट किया। एंड इंस्टीड इन अर्ली 1971 द पाकिस्तानी आर्मी अरेस्टेड शेख मुजिब एंड अनलीस्ड अ रेन ऑफ टेरर ऑन द पीपल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान। अब देखो, जो जनता ने वोट दे के जिताया
उनको अरेस्ट कर लिया गया और साथ में वहाँ की जनता जो प्रोटेस्ट कर रही थी उसको भी सप्रेस्ड किया गया। एंड इन रिस्पॉन्स टू दिस द पीपल स्टार्टेड अ स्ट्रगल टू लिबरेट बांग्लादेश फ्रॉम पाकिस्तान। अब जो लोगों का गुस्सा था वो अपने पीक पे पहुंच गया था और अब उन्हें ये समझ में आ गया था कि वेस्ट पाकिस्तान के साथ अब वो और ज़्यादा दिन तक एक साथ नहीं रह सकते और अब उन लोगों ने एक अलग देश की डिमांड शुरू कर दी, अ स्ट्रगल टू लिबरेट बांग्लादेश। और यहीं से जो एक नए देश के जन्म की नींव पड़ गई। एंड थ्रू आउट 1971 इंडिया हैड टू बेयर द बर्डन ऑफ अबाउट 80 लाख रिफ्यूजीज हु फ्लेड ईस्ट पाकिस्तान एंड टुक शेल्टर इन द नेबरिंग एरियाज इन इंडिया। अब देखो अब वहाँ पे रिफ्यूजी क्राइसिस हो रहा है क्योंकि लोगों के मूवमेंट को सप्रेस्ड किया जा रहा है, सारे लोग इंडिया में एंटर कर रहे हैं। अब ऐसे में इंडिया में उस टाइम 80 लाख रिफ्यूजीज आ गए, इंडिया पे बर्डन पड़ रहा है और ईस्ट पाकिस्तान से इंडिया में एंटर कर उनको फूड देना, शेल्टर देना, सब इंडियन गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंडिया एक्सटेंडेड मोरल एंड मटीरियल सपोर्ट टू द फ्रीडम स्ट्रगल इन बांग्लादेश। अब इंडिया उठ खड़ा हुआ और उसने बांग्लादेश मतलब ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को मोरल और मटेरियल सपोर्ट देना शुरू किया। अब यहाँ से जब इंडियन गवर्नमेंट ने ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को सपोर्ट देना शुरू किया तो वहाँ पे पाकिस्तान, इट मीन्स वेस्ट पाकिस्तान कैसे चुप रहेगा? पाकिस्तान अक्यूज्ड इंडिया ऑफ अ कॉन्स्पिरेसी टू ब्रेक इट अप। अब पाकिस्तान का ये कहना था कि इंडिया एक साजिश कर रहा है हमारे देश के टुकड़े करने की, हमारे देश को तोड़ने की, और पाकिस्तान ने यूएस से और चाइना से हाथ मिलाया। हेनरी किसिंगर, द एडवाइजर टू द यूएस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन, मेड अ सीक्रेट विजिट टू चाइना वाया पाकिस्तान इन जुलाई 1971। हेनरी किसिंगर ये कौन थे? यूएस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन के एडवाइजर थे। इन्होंने सीक्रेट विजिट किया चाइना का और इस तरीके से 1971 में, जुलाई 1971 में, इससे ये समझ में आ रहा था कि इंडिया, पाकिस्तान, चाइना और यूएसए इन तीनों ने टाई अप कर लिया। ये तो एक साथ आ गया, अब इंडिया इधर अकेला रह गया। अब इस टाई अप को, इस ट्रीटी को काउंटर करने के लिए इंडिया ने भी यूएसएसआर की तरफ हाथ बढ़ाया। ये लाइन मैंने आपको तब भी कराई थी जब हमने वर्ल्ड पॉलिटिक्स करी थी, नैम का टॉपिक करा तो भी मैंने आपको बताया कि वाई नैम इज इनकंसिस्टेंट एंड अनप्रिंसिपल। तो वहाँ पे भी आप ये पॉइंट ऐड करेंगे कि एक तरफ तो हम नैम की बात करते हैं, न्यूट्रल होने की बात करते हैं, और दूसरी तरफ यूएसएसआर के साथ हमने 20 ईयर ट्रीटी साइन करी, पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी। ठीक है, तो एक तरह से वाला टॉपिक आपका रिकॉल हो गया। अब यहाँ पे करते हैं, इंडिया ने यूएसएसआर के साथ 20 ईयर ट्रीटी साइन करी, पीस एंड फ्रेंडशिप विद द सोवियत यूनियन इन अगस्त 1971। The treaty assured India of Soviet support if the country faced any attack. अगर इंडिया को किसी भी तरीके का कोई अटैक फेस करना पड़ता है तो यूएसएसआर हमें सपोर्ट करेगा। एंड आफ्टर मंथ्स ऑफ डिप्लोमेटिक टेंशन एंड मिलिट्री बिल्डअप, अ फुल स्केल वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ब्रोक आउट इन दिसंबर 1971। और फाइनली दिसंबर 1971 में इंडिया और पाकिस्तान में वॉर छिड़ गई एंड पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट अटैक पंजाब, राजस्थान, while the army moved on the Jammu and Kashmir front. पाकिस्तान की तरफ से अटैक स्टार्ट हुआ, एयरक्राफ्ट अटैक पंजाब, राजस्थान, आर्मी की बात करें तो जम्मू कश्मीर में अटैक हुआ। इंडिया रिटेलिएटेड विद एन अटैक इन्वॉल्विंग द एयरफोर्स, नेवी एंड आर्मी ऑन बोथ द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न फ्रंट। अब इंडिया ने भी रिटेलिएट किया और जो अटैक हम पे हुआ था उसकी जवाबी कार्यवाही करी और एयरफोर्स का, नेवी का, आर्मी का, तीनों सेनाओं का इस्तेमाल किया गया इस युद्ध में। इससे ये साफ साफ दिख रहा था कि इंडिया की जो मिलिट्री पावर है पहले से कहीं ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है, क्योंकि 1962 में चाइना की वॉर के साथ हमने एक ह्यूमिलेटिंग डिफीट फेस करनी पड़ी थी और वो हम अब दोबारा फेस नहीं करेंगे। एंड वेलकम्ड एंड सपोर्टेड बाय द लोकल पॉपुलेशन, द इंडियन आर्मी मेड रैपिड प्रोग्रेस इन ईस्ट पाकिस्तान। इंडियन आर्मी को ये फ़ायदा भी मिला जीतने में कि वहाँ की ईस्ट पाकिस्तान की जो जनता थी वो इंडियन मिलिट्री को पूरा पूरा सपोर्ट कर रही थी, क्योंकि वो तो लिबरेशन मूवमेंट चला रहे थे और इंडिया की तरफ से उनको सपोर्ट मिल रहा था। तो इंडिया की आर्मी ने ईजिली एंटर करा ईस्ट पाकिस्तान में और वेस्ट पाकिस्तान की आर्मी जो ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को सप्रेस्ड कर रही थी उससे उनको डिफीट किया। एंड विद इन 10 days द इंडियन आर्मी had surrounded Dhaka from 3 sides and the Pakistani army of about 90,000 had to surrender. हमारी भारतीय सेना ने ढाका को तीनों तरफ से घेर लिया और पाकिस्तानी आर्मी ने सरेंडर करा। एंड विद बांग्लादेश एज अ फ्री कंट्री इंडिया डिक्लेयर्ड अ यूनिलेटरल सीज फायर। और बांग्लादेश एक आज़ाद देश बना और इंडिया ने फिर युद्ध को रोका। और युद्ध रोकने के बाद शिमला एग्रीमेंट हुआ। लेटर द साइनिंग ऑफ द शिमला एग्रीमेंट बिटवीन इंदिरा गांधी एंड जुल्फिकार अली भुट्टो ऑन 3 जुलाई 1972 फॉर्मलाइज द रिटर्न ऑफ पीस। वॉर तो रुक गई, लेकिन उसके बाद क्योंकि एक नए देश का जन्म हुआ था तो उसके बाद फिर मीटिंग हुई, शिमला एग्रीमेंट हुआ। अलग से भी 2 मार्क्स में क्वेश्चन बन सकता है।
और हमारे देश की उस टाइम प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। और वेस्ट पाकिस्तान की तरफ से जुल्फिकार अली भुट्टो। अ डिसिसिव विक्ट्री इन द वॉर लेड टू नेशनल जुबिलेशन। विक्ट्री हमें मिली थी, ये नेशनल जुबिलेशन का समय था। मोस्ट पीपल इन इंडिया सॉ दिस एज अ मूवमेंट ऑफ ग्लोरी एंड क्लियर साइन ऑफ इंडियाज ग्रोइंग मिलिट्री प्रोवेस। और इसमें जो हमें शानदार जीत मिली थी वो हमारे देश के लिए प्राउड का मूवमेंट था एंड क्लियर साइन था इंडियाज ग्रोइंग मिलिट्री प्रोवेस। एंड इंदिरा गांधी वॉज द प्राइम मिनिस्टर एट दिस टाइम। शी हैड ऑलरेडी वॉन द लोकसभा इलेक्शन इन 1971 और हर पर्सनल पॉपुलैरिटी सोared फर्दर आफ्टर द 1971 वॉर। 1971 का युद्ध जीतने के बाद इंदिरा गांधी की पॉपुलैरिटी और ज़्यादा बढ़ी। After the war, assembly election in most states took place, bringing large majorities for the Congress party in many states. और वॉर के बाद क्योंकि कांग्रेस को हर जगह मेजॉरिटी के साथ वोट मिले, क्योंकि अच्छा रिस्पांस रहा और कहीं ना कहीं क्रेडिट किया कांग्रेस पार्टी को, इंदिरा गांधी को, उसकी पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा उनकी इंक्रीज हो गई थी। तो यहाँ पे आपका बांग्लादेश का टॉपिक कंप्लीट होता है। उसके बाद हम करते हैं कारगिल कॉन्फ्रंटेशन, कारगिल वॉर 1999। ये देखो, पहले मैप ही देख लो, मैप में आधे से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यू कैन सी लाइन ऑफ कंट्रोल। जब 1947 में वॉर के बाद लाइन ऑफ कंट्रोल बनी थी और ये एरिया पाकिस्तान के अंदर चला गया था, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। अब पाकिस्तानी इनकर्जन इन कारगिल सेक्टर 20 किलोमीटर फ्रॉम LOC, मतलब LOC से 20 किलोमीटर अंदर आ गए थे इंडिया में, वो बॉर्डर क्रॉस करके। और आप ये मशको, द्रास, कागसर, कारगिल, बटालिक, इन सब एरिया में उन्होंने घुसपैठ कर दी थी। तो इसको लेकर फिर कारगिल कॉन्फ्रंटेशन हुआ। In the early part of 1999, several points on the Indian side of the LOC in the Mashko, Dras, Kaksar and Batalik, अभी मैंने मैप में शो किया, were occupied by forces claiming to be मुजाहिदीन। 1999 की बात है कि LOC को क्रॉस करके कुछ लोग अपने आप को जिन्होंने मुजाहिदीन बताया, उन्होंने इन एरिया पर कब्जा कर लिया था। और ये कौन थे? ये पाकिस्तानी सोल्जर और मिलिटेंट्स थे। और यहीं से शुरू हुआ कारगिल वॉर। इट मीन्स जिस ऑपरेशन का हमने नाम क्या रखा था? ऑपरेशन विजय। सस्पेक्टिंग इन्वॉल्वमेंट ऑफ पाकिस्तान आर्मी, इंडियन फोर्सेस स्टार्टेड रिएक्टिंग टू दिस ऑक्यूपेशन। अब हमारी आर्मी चुप कैसे रहती? और यहीं से शुरू हुआ ऑपरेशन विजय। 5000 मीटर की हाइट, उसके बाद -10 डिग्री का टेम्परेचर, ऑक्सीजन भी कम है, लेकिन हमारे शेरों ने, हमारी आर्मी ने हिम्मत नहीं हारी। एंड दिस लेड टू अ कन्फ्रंटेशन बिटवीन द टू कंट्रीज एंड दिस इज नोन एज द कारगिल कॉन्फ्लिक्ट। इतना क्लियर हुआ? एंड दिस कॉन्फ्लिक्ट वेंट ऑन ड्यूरिंग May and June 1999, and by 26 July 1999, India had recovered control of many of the lost points. The Kargil conflict drew attention worldwide for the reason that only 1 year prior to both India and Pakistan had attained nuclear capability. इस वॉर से 1 साल पहले ही इंडिया ने भी न्यूक्लियर टेस्ट किया और पाकिस्तान ने भी न्यूक्लियर टेस्ट किया। तो पूरे वर्ल्ड का ध्यान इस बात पे था, और ये जब वॉर हुई इससे 1 साल पहले ही दोनों ही न्यूक्लियर पावर कंट्री बनी थी। और however this conflict remained confined only to the Kargil region, and in Pakistan this conflict has been the source of a major controversy as it was alleged later that the Prime Minister of Pakistan was kept in the dark by the army chief. मतलब वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे पाकिस्तान के उस टाइम कौन थे? नवाज शरीफ। और उस टाइम इंडिया में कौन थे हमारे? श्री अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, तो इनका ये कहना था कि आर्मी ने वहाँ की जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है उसको डार्क में रखा है, अंधेरे में रखा है। हमें पता ही नहीं था, मतलब वहाँ की सरकार को पता ही नहीं था कि इन मिलिटेंट्स ने और सोल्जर्स ने इंडिया में घुसपैठ करी है। एंड सून आफ्टर द कॉन्फ्लिक्ट द गवर्नमेंट of Pakistan was taken over by the Pakistan Army led by the Army Chief General परवेज मुशर्रफ। और आपको याद है जब कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया चैप्टर मैंने पढ़ाया था उसमें हमने सारे पढ़े हैं कि किस तरीके से वहाँ पे बार बार मिलिट्री रूल आया, फिर डेमोक्रेटिक रूल, फिर मिलिट्री रूल, फिर डेमोक्रेटिक। नवाज शरीफ को किस तरह से हटाकर और तख्ता पलट हुआ और वहाँ पे मिलिट्री रूल आया। जनरल परवेज मुशर्रफ जो आर्मी चीफ थे उन्होंने अपने आप को वहाँ का बाद में ऐसे ही फेक इलेक्शन करा के और वहाँ का प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया था। और उसके बाद 26 जुलाई को 2 मंथ के बाद ही 1999 को इंडिया ने डिक्लेयर किया कारगिल विजय दिवस। ठीक है, और पूरे वर्ल्ड को ये दिखा दिया कि हम शांति चाहते हैं
पर हम कमज़ोर नहीं हैं। कैप्टन विक्रम बत्रा का नाम आपने सुना होगा। उन्होंने इस वॉर में अपनी जान की परवाह किए बिना देश के लिए बलिदान दिया था। तो ये छोटा सा टॉपिक है और ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। तो आज की क्लास में 2 टॉपिक करें, बांग्लादेश वॉर एंड कारगिल वॉर, और उसके बाद इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक रह गया इंडियाज़ न्यूक्लियर पॉलिसी। उसके साथ ही चैप्टर हम कंप्लीट कर लेंगे। पढ़ते रहिए। थैंक यू, बाय।